बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज इस वक्त निशाने पर हैं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को एक खत लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से कि अदलिया के मामलात में एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, इनको रोकें, और अगर आपने नहीं रोका तो फिर हम अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, उस दिन से आज तक कभी रेफरेंस के जरिए और कभी सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ कैंपेन चलाकर इनका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फुल कोर्ट सज चुका है और एक फैसला सोशल मीडिया कैंपेन के हवाले से जारी किया गया। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और फिर बाज आ जाओ, वरना गर्मियां अडयाला जेल में तुम्हें गुजारना पड़ेंगी। चीफ ने किसको वार्निंग दी? और फिर नून लीग की 3 विकेटें उड़ने के करीब हैं, ये माजरा क्या है, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान की लंदन व्हाट्सएप कॉल किसको की गई और अदालत ने इस हवाले से क्या हुक्मनामा जारी किया। हथकड़ियां खोलें शाह महमूद कुरैशी की। शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां किस तरह खुल गई और शाह महमूद कुरैशी ने जेल से क्या पैगाम दिया? हम खड़े हैं, वफा की सजा भुगत रहे हैं, ये पैगाम था शाह महमूद कुरैशी का। और व्यूअर्स, सबसे अहम खबर, अरशद शरीफ का कत्ल गैर कानूनी करार दिया गया और हुकूमत को करोड़ों का जुर्माना, और जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मुहिम और तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने समाअत शुरू की है जी। और आज पहली बार चीफ जस्टिस काफी गुस्से में नजर आए और ये तारीख में पहली बार फुल कोर्ट बेंच बनाया गया है, यानी मामला संजीदा है। एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर तलब किया गया उनको, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमती वकला पर शदीद बरहम हुए और क्या उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। पहली चीज ही वो ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये नाकाबिल कबूल है, एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफसोस के 2 केसेस शुरू करने पर किसी ने सबक नहीं सीखा, बस बहुत हो चुका। जो भी इस मुहिम के पीछे है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, FIA और पेमरा क्या कर रहे हैं? हुकूमत की खामोशी बताती है कि हुकूमत इसमें शामिल है। इससे पहले ना इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो आमिर फारूक साहब नहीं कर सके। इन्होंने करने की अगर कोशिश भी की है ना, तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज थे। लेकिन ये जो रूप आज हमने आमिर फारूक साहब का देखा है, इससे पहले इस अदालत के चीफ जस्टिस का ये रूप पाकिस्तान की आवाम ने नहीं देखा था। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून खामोश हैं। तासुर है कि हुकूमत ही इस मुहिम के पीछे है। हमने इदारों को बताना है कि उनका क्या काम है। चीफ जस्टिस ने दीगर जजेस से कहा कि आप बात करना चाहते हैं तो करें, ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। जो भी जिम्मेदार पाया गया वो अडयाला जेल जाएगा। साथ ही जजों की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि जिम्मेदारों को हर सूरत जो है वो हम कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे और नहीं छोड़ेंगे। जिसको शिकायत है दर्ज करवाए, मगर अब बहुत हो गया। FIA, PTA, पेमरा को नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो बात उन्होंने पेमरा, PTA और इसके अलावा दीगर जो मामलात के हवाले से आमिर फारूक साहब की तरफ से कही गई है ना, अगर ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मामला हो ना, जिस तरह एक बयान सामने आया वजारत दाखिला का कि हमने मुल्क की सालमियत के लिए पाकिस्तान में ट्विटर यानी X के ऊपर पाबंदी लगाई और हमें ये अजीज है। भाई, आपको भी अजीज है, हमें भी अजीज है और पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम को भी अजीज है। लेकिन जजों की हुर्मत के हवाले से जब सवाल उठता है, इंसाफ की हुर्मत और इंसाफ के तकाजे जब पूरे नहीं होंगे तो पेमरा क्या करता है? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिनका ये काम था ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करना, ऐसे अकाउंट्स की निशानदेही करना, वो क्या कर रहे हैं? अगर कोई सहाफ़ी किसी इदारे के खिलाफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी जर्नल के खिलाफ अगर कोई बात करेंगे ना, तो व्यूअर्स कल को उसे उठा लिया जाएगा, कोई वीगो डाला आएगा, उसे पकड़ेगा और ले जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब जजों के हवाले से इस किस्म की बातें हों, आपने माजी में मोहतरमा ये जो पंजाब की मैडम CM है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बेंच फिक्सर तक का नाम दिया, मदर इन लॉ, और इस हवाले से कानून की एक नई इस्तेलाह जो है वो इस्तेमाल की गई। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा हरकत में नहीं आया। लेकिन आज भी जब किसी जज के खिलाफ कोई मुहिम चलती है, वो लोग जो पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ ये मुहिम चलाते हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की किसी लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब हुआ ये जी कि आमिर फारूक साहब ने पेमरा, PTA और DG FIA को नोटिस जारी कर दिए जी,
اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ غریدہ فاروقی، حسن ایوب اور عبار سولنگی کو بھی نوٹس جاری کیے گئے اور سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں جی، ہوا یہ ہے کہ یہ 3 صحافی جن کا نام میں نے لیا، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی اس قسم کی ٹویٹس کی گئی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ صحافی اب عدالت میں پہنچتے ہیں تو کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ اور میری پاکستان کی جو اس وقت تمام صحافی برادری ہے اور خاص طور پہ اسلام آباد کی جو یونینز ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یونینز جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کیا موقف عدالت کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ عین ممکن ہے، کیونکہ صحافیوں کا معاملہ ہے تو کوئی آپ کی تنظیم جو ہے وہ میدان عمل میں آ کر ان کی باقاعدہ پشت پناہی بھی کرے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر جج جس طرح سے پاکستان میں صحافی کرتے ہیں، ہر قبیلے کی وہ اپنے قبیلے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا احاطہ تھا اور خان صاحب عدالت سے باہر آ رہے تھے اور پیچھے سے حسن ایوب نے ایک سوال کیا اور انہوں نے پاکستان کی فوج کے حوالے سے سوال کیا اور خان صاحب پیچھے دیکھ رہے تھے کہ کس نے فوج کے حوالے سے بات کی ہے، اور حسن ایوب نے پیچھے جا کر کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ صحافت نہیں ہے۔ میں حسن ایوب کو اس دن سے جانتا ہوں جب سے یہ دنیا ٹیلی ویژن میں ایک رپورٹر تھے، اور ان کا یہ سفر کیسا رہا، ہر بندے کی ایک اپنی ایفیلیشن ہے ہر ادارے کے ساتھ، لیکن یہ صحافت نہیں ہے۔ جو عمر ایوب کا جو صحافتی انداز میں نے اس دن دیکھا، مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ صحافی ایسا نہیں ہوتا جو عمر ایوب نے حسن ایوب نے اس دن کیا۔ اب ان کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ویورز، جسٹس جہانگیری کے خلاف مہم کی بڑی وجہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کی سماعت ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آج کی سماعت جب ہوئی تو نون لیگ کو یہ آخری موقع دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس کیس کی سماعت کی۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ طارق محمود جہانگیری کا غصہ اور دوسری طرف عامر فاروق کا غصہ اور پھر پاکستان کے اندر عدالتوں کا غصہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور این ایف زینف آج عدالت کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے۔ این اے 47 ہے جی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کے دوران کہا کہ الیکشن ٹریبونل کے لیے طریقہ کار کیا ہے، پہلے وہ پڑھ کر آپ عدالت کے سامنے رکھیں۔ اب یہ عدالت کیوں پڑھا رہی ہے؟ اس لیے چونکہ دوسری طرف سے یہ نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو کل سے بتا رہا ہوں نا کہ اگر یہ سماعت آپ نے تیزی سے آگے بڑھائی تو عین ممکن ہے کہ یہ فیصلہ ہو اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں۔ آج دیکھیں عدالت نے جو سوال شعیب شاہین کے سامنے رکھا وہ اسی سے جڑا ہوا تھا کہ اگر الیکشن ٹریبونل نے جلد بازی میں یا وقت سے پہلے یا دیر لگائی تو اس معاملے کو بھی کسی دوسری عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا تو یہ بنیاد بنائی جائے گی اپنی درخواست اور اپیل کے اندر کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے، پری ریکوزٹس پورے نہیں کیے، اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اسے اڑانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اسی بنیاد کے اوپر دیکھیں جی، جج ہوتا ہے اور اسے قانون کا بخوبی معلوم تھا، اور اس نے بھی وہی کام کیا۔ کیا کیا؟ اس نے شعیب شاہین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ٹریبونل کا طریقہ کار عدالت کے سامنے پڑھ کر رکھ دیں کہ یہ ہے کیا اور سماعت کیسے چلائی جائے گی اور اس کا وقت کا تعین کیا ہے، اس حوالے سے بھی عدالت کو آگاہ کریں۔ شعیب شاہین نے جی جواب دیا کہ الیکشن ٹریبونل نے 6 ماہ میں الیکشن پٹیشن پر فیصلہ کرنا ہے۔ ٹریبونل نے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنی ہے، 7 دن سے زیادہ کی تاریخ نہیں دینی۔ اچھا، اب یہ اس لیے تمام چیزیں عدالتی ریکارڈ پر لائی گئی پڑھ کر، اور عدالتیں اپنی رہنمائی کے لیے اور ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے کل کو یہ نہ کہیں جی کہ 7 دن سے زیادہ کم وقت کی تاریخیں دیتے رہے، کیوں اتنی جلدی کیا تھی ان کو فیصلہ دینے کی؟ اور پھر ٹریبونل نے روزانہ کی بنیاد میں، یعنی جو رولز اینڈ ریگولیشن یہ کہتے ہیں کہ روزانہ سماعت ہوگی۔ جسٹس جہانگیری نے کہا کہ اس کے مطابق ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر ہونا ہے اور 180 دن میں فیصلہ ہونا ہے۔ الیکشن ایکٹ کا رول 144 پڑھیں، اس کے مطابق ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر ہونا ہے اور 180 دن میں فیصلہ ہونا ہے۔ اگر التوا ہو تو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ یعنی اب آپ ہنس گئے ہیں، اور میری اطلاعات ویورز یہی تھی کہ انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف آتا تو انہوں نے دوسری طرف جا کر کہنا تھا کہ سر تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ سائفر کی بنیاد انہوں نے رکھنی تھی کہ سائفر میں جس طرح تقاضے پورے نہیں ہوئے اور ریپریمانڈ کر دیا گیا، ان کی کوشش یہی تھی، لیکن اس کوشش کو اور اس سازش کو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ناکام بنا دیا۔ یہ بنیادی اصول ہے کیا، یا کسی کو اس پر اعتراض ہے؟ یہ سوال جسٹس طارق محمود جہانگیری کی طرف سے آج عدالت میں سب کے سامنے رکھا گیا۔ طارق فضل چودھری کے جی وکیل کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے اعتراض ہے، میں طارق فضل چودھری کا وکیل ہوں۔ جسٹس جہانگیری نے کہا کہ کیا آپ نے وکالت نامہ جمع کرا دیا ہے، اور جمع نہیں کرایا تو چپ کریں۔ جب عدالت نے کہہ دیا کہ خاموش ہو جائیں، آپ جب تک وکالت نامہ جمع نہیں کرواتے تب تک آپ دلائل نہیں دے سکتے۔
यहाँ पर ना जी एक ट्रेंड बन चुका है। 2-3 केसेस में तो मेरे साथ भी हुआ, मेरे अपने ज़ाती नोएट के केसेस थे, तो दूसरी तरफ से वकील साहिबा ने अपना वकालतनामा अदालत में जमा नहीं करवाया था और वो रोज़ाना आकर बाकायदा दलाइल देती और चली जाती। तो एक दिन जब हमने चेक किया तो जज साहब को ये मालूम ही नहीं था कि दूसरी तरफ से वकालतनामा किसी और वकील का चल रहा है। तो ये आम एक प्रैक्टिस है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला इस तरह नहीं चलेगा और खामोश करवाया गया। जस्टिस जहांगीरी ने तीनों उम्मीदवारों के वकील को कहा कि आइंदा समाअत से पहले बयान हल्फी जमा करवाएं। ये बहुत ही अहम नुक्ता है और कल बयान हल्फी लेकर साथ आएं और फिर हम देखेंगे कि आपने अपने बयान हल्फी में क्या कहा। एक एक पिटीशन को सुनेंगे और फिर हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। NAG 47 से लीगी MNA डॉक्टर जो तारिक फजल चौधरी पर भी जवाब जमा न करवाने पर 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है और परसों तक उन्हें जवाब जमा करवाने का हुक्म जो है वो दिया गया। तारिक फजल चौधरी ने मजीद वक्त देने की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया और परसों तक अगर जवाब जमा नहीं कराया जाता तो फिर आगे जो कार्रवाई है वो अदालत अपने कानून और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं उस अंदाज में से आगे बढ़ाएगी। यानी तारिक फजल चौधरी को ये आखिरी और फाइनल मौका दिया गया है। NA 48 फिर नून लीग के राजा जी खुर्रम नवाज और PTI के अली बुखारी के हल्के की समाअत शुरू हुई और जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि आपने 30 मई के ऑर्डर पर 6 जून तक अमल दरामद करवाना था। 6 जून तक फॉर्म 45 जमा कराने थे। आपको 6 जून तक अपना जवाब और रिकॉर्ड जमा करवाना था, जो आपने नहीं करवाया। इलेक्शन कमीशन ने 10 जून को ट्रिब्यूनल मुअत्तल किया, जबकि हमारा ऑर्डर 6 जून का था। जब ट्रिब्यूनल फंक्शनल था आपने ऑर्डर पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया। अब इनकी कोशिश ये थी कि यार ट्रिब्यूनल तो हो गया मुअत्तल, अब हम जवाब जमा करवाएं ना करवाएं हमें किसने पूछना है। लेकिन ऐसे नहीं सर, तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है ना वो आपके उस्ताद हैं और उस्तादों ने शागिर्दों को और वो लोग जो छुप कर निकलना चाहते हैं उनको पकड़ लिया है। अली बुखारी के वकील जी वो अदालत में पेश हुए और वो ये कहते हैं कि अभी तक उनकी जानिब से कुछ भी जमा नहीं करवाया गया। इस वक्त उन्हें जवाब जमा करवाने का मौका नहीं दिया जा सकता। ट्रिब्यूनल का राजा खुर्रम नवाज को फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा करवाने का हुक्म और जवाब बर वक्त जमा ना होने की सूरत में राजा खुर्रम नवाज पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जस्टिस जहांगीरी ने यह भी कहा कि आखिरी और फाइनल मौका दे रहे हैं। अब अगर फॉर्म 45 जमा ना कराए गए तो मेंबरशिप मुअत्तल करने के प्रोसेस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा और आपको शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जी NA 47 की पिटीशन की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। NA 48 की पिटीशन की समाअत 9 जुलाई, जबकि NA जो 46 का केस 11 जुलाई तक मुलतवी हुआ और अदालत ने 11 जुलाई के बाद रोजाना समाअत का अंदिया दे दिया है। NA 46 तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल और नून लीग के अंजुम अकील का ये हल्का है जी और इसमें आमिर मुगल पर एतराज था कि उन्होंने मुकर्ररा वक्त में पिटीशन फाइल नहीं की। अदालत ने कहा कि आप आइंदा समाअत पर एतराज पर जवाब जमा करवाएं, फिर समाअत आगे चलेगी। 11 जुलाई तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब अदालती मूड क्या बता रहा है, मैं आपको ना ये जो तारीखें थी और अदालत में क्या हुआ ये आपको बताना इसलिए भी जरूरी था कि पाकिस्तान के आप किसी भी चैनल पर चले जाएं, किसी भी वेबसाइट पर चले जाएं, आपको इतनी डिटेल खबर नहीं मिलेगी क्योंकि डंडी नहीं डंडे मारे जा रहे हैं। सेंसरशिप हो रही है और जब भी 3 केसेस का इस्लामाबाद के जिक्र आता है तो बाकायदा तौर पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि इसे डाउन प्ले करना है पाकिस्तान के मीडिया को। अब अदालती मूड कैसा है, क्या बता रहा है। आज की समाज से एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है जी कि इन केसेस में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नून लीग ने 3 MNAs की कौमी असम्बली रुकनीत मुअत्तल जो है वो हो सकती है और तीनों रहनुमाओं को बयान हल्फी जमा कराने का ये आखिरी मौका दिया गया। बयान हल्फी आया और तीनों का बयान हल्फी झूठा साबित हुआ तो तीनों नाअहल हो जाएंगे। तो फिर ये इस वक्त की सूरत हाल है अदालत के अंदर। अब मैं आपको ना खबर खान साहब के हवाले से भी दे दूं कि रावलपिंडी की जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं जी मलिक एजाज आसिफ साहब। उन्होंने इमरान खान के बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत की है और जेल इंतजामिया की जानिब से अदालत में जवाब जमा करवा दिया गया है। जवाब में बताया गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुलजिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं है। इसके बावजूद हाई कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से इमरान खान की महीने में 2 मरतबा बेटों से बात करवाई जाती है। इमरान खान ने दरख्वास्त की थी जी कि हफ्ते के बाद उनकी मुलाकात कराई जाए और अदालत ने इमरान खान की जो इस्तदा थी इसे मुस्तरद कर दिया है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि शाह महमूद कुरैशी लाहौर मुंतकिल हो गए हैं जी और उन्हें आज सुबह पटियाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी पर लाहौर में 9 मई के मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं जी और पुलिस जेल में 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश भी कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का लाहौर के जो जज हैं जी आज
कोट लखपत जेल में 9 मई मुकदमात की समाअत कर रहे थे और शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल में अदालत में पेश किया गया और आज शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के झूठे केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, मगर जिस अंदाज में पेश किया गया वो बहुत ही शर्मनाक था। हथकड़ियां शाह महमूद कुरैशी को लगी हुई थी और निहायत बुरी हालत में उन्हें अदालत में आज पेश किया गया, जिस पर पहली बार 14 माह से कैद डॉक्टर यास्मीन राशिद बोल उठी कि जज साहब, वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, हरीफों को बता दूं इतना जुल्म करना जितना खुद बर्दाश्त कर लो, हथकड़ियां खोलें शाह साहब की। और इसके बाद जज साहब ने हथकड़ियां जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी की खुलवा दी। शाह महमूद कुरैशी का तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए पैगाम था जी कि हम खड़े हैं, वफा की सज़ा भुगत रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने ना इस पूरी तहरीक इंसाफ का ना सर फखर से बुलंद कर दिया। जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ तो आई कैन फील कि जो उनका दर्द था और जिस तरह से यास्मीन राशिद साहिबा बोली, ये कोई मामूली कुर्बानियां नहीं है कि आप अपने लीडर के लिए, इमरान खान के लिए, चाहे वो नवाज शरीफ भी हो सकता है ना, उनके लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, इनके लीडर इमरान खान हैं, तो आप अपने लीडर के लिए कुर्बानियां दें। लेकिन याद रखें व्यूअर्स के इतनी कुर्बानियां नून लीग ने नहीं दी जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कुर्बानियां दे रही है। और आई कैन फील द पेन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब की का ये जो पैगाम उन्होंने वर्कर्स के लिए दिया। बहुत सारे लोग आए, इस वफा के रास्ते पर गायब हो गए, अपने जो पेशे के साथ मुखलिस थे, पाकिस्तान की आवाम के साथ मुखलिस थे, और उन्होंने कभी गद्दारी नहीं की अपने पेशे के साथ। और फिर उन्हें क्या सज़ा मिली? अरशद शरीफ की आज एक इंतहाई अहम कार्रवाई हुई उनके कत्ल के हवाले से। और आज अरशद शरीफ पाकिस्तान में तमाम लोगों को एक बार फिर याद आया होगा, वो भाई जो हमसे बिछड़ गया, जिसे रात की तारीकी में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। आज कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर अपना फैसला जो है जी वो सुना दिया है और ये करार दिया फैसला सुनाते हुए कि कत्ल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देती है ये अदालत। अदालत ने जी अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म भी दिया है और अदालत के मुताबिक अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनियन हाई कोर्ट ने गोली चलाने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का जी हुक्म दे दिया है और फैसले में ये भी कहा गया कि दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जी। और अरशद शरीफ शहीद, आज चलें कहीं से तो उसे इंसाफ मिला। जो लोग इसके अंदर मुलविस थे, जिन्होंने कार्रवाइयाँ की, जिन्होंने अगर आप उस वक़ूए को जिन लोगों ने जाकर देखा और जो अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ें जो इस अदालत में पेश की गई, तो बताया ही जाता है कि ये जो शनाख्त वाला मामला नहीं था बल्कि गोली को बहुत करीब से चलाया गया और अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ के जाने के बाद पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर एक गैप आ गया जो कभी भी ये खिलापुर नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। ज़रूर दुआ कीजिएगा अरशद के लिए, उनके ख़ानदान के तमाम अफराद के लिए, ख़ास तौर पे उनकी माँ के लिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। और जो इंसाफ अगर कीनिया की अदालत दे सकती है तो फिर उन लोगों को भी पकड़ा जाए जो इस पूरी कार्रवाई में मुलविस थे। अदालत क्या कह रही है ये बहुत ही अहम है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए।